नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। इकोनॉमिक्स जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और जिससे प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में आप बैठिए सब में आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने अपने चैनल पे करवाना स्टार्ट किया है। सेट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आज सेट 2 मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें आपके साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएँ। साथ साथ ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आगामी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए वो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप हमारे चैनल पे जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका अपडेट्स तो प्राप्त करेंगे ही, साथ साथ जीएस पेपर की तैयारी भी मैं अपने चैनल पे करवाता हूँ। खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं जो लोग भी नए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परटेन्स टू। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी और इसका जो मकसद था बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कर देना और बाल मृत्यु दर में कमी करना। इस मिशन के तहत सरकार 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी टीके उपलब्ध करवाती है और इस मिशन के जरिए 7 टीका रोकथाम योग्य बीमारियों से पूर्ण प्रतिरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। तो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज दिया जाता है कुल 7 बीमारियों को। जैसे इंद्रधनुष में आपको 7 कलर देखने को मिलते हैं, उसी तरह इसमें 7 तरह के टीके प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें आपका डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी शामिल हैं। तो इस मिशन के तहत 2 साल के बच्चों और जो प्रेग्नेंट महिलाओं हैं उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, विच एमोंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए सिक्योरिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं की प्रतिभूतियाँ। ऑप्शन बी गोल्ड रिजर्व, स्वर्ण भंडार विकल्प। ऑप्शन सी फॉरेन करेंसी एसेट्स, विदेशी मुद्रा प्रतिसंपत्तियाँ। ऑप्शन डी एनआरआई डिपॉजिट्स, एनआरआई जमा। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? एफसीए फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा आपका गोल्ड रिजर्व्स, तीसरा आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर जिसे आप जानते हैं, और चौथा रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। अभी जो इंडिया का कुल फॉरेक्स रिजर्व्स है वो है 658.8 बिलियन डॉलर, 658.8 यूएस बिलियन डॉलर, इतना हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स है। और जिसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का, जो कि 558.856 बिलियन यूएस डॉलर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी फॉरेन करेंसी एसेट्स। और आफ्टर चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद इंडिया 4th लार्जेस्ट होल्डर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ग्लोबल लेवल पे। अगर देखा जाए चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद भारत का ही नंबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ यूएनडीपी इंक्लूड्स हाउ मेनी इंडिकेटर्स। यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने संकेतक शामिल हैं? इसका आंसर है 10 संकेतक। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को 2010 में डेवलप किया गया था बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव।
जिसको शॉर्ट में OPHI भी कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ UNDP के मदद से 2010 ईस्वी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप किया गया था और इसने रिप्लेस किया था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो 1997 में लाया गया था उसको MPI ने रिप्लेस किया गया था। इसके तहत भी 3 डायमेंशंस को कवर किया जाता है, जिसमें हेल्थ, एडुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड शामिल है। हेल्थ में आपके 2 इंडिकेटर्स है, एक चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। एडुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हेल्थ के 2 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है, एडुकेशन के भी 2 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है, वही लिविंग स्टैंडर्ड के 6 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। तो टोटल 10 इंडिकेटर्स MPI में कवर किए जाते हैं। 3 डायमेंशंस कवर होता है, हेल्थ, एडुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। और इसके तहत हम क्या मापते हैं? डिग्री ऑफ पॉवर्टी, जो एक चंक ऑफ पॉपुलेशन एक्सपीरियंस करती है, उस पॉवर्टी के लेवल को मापने का काम करता है ये MPI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर है 2005 में ये पारित हुआ था। 23 अगस्त 2005 को ये पारित किया गया था। और ये फोर्स में कब आया था? ये आया था फोर्स में आपका 2 फरवरी 2006 को। शुरुआत में इसे 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया था और 2009 में इसका जो नोमेनक्लेचर था, पहले ये नरेगा के नाम से जाना जाता था, तो 2009 में इसका नाम आप याद ध्यान रखेंगे, ये नरेगा से मनरेगा बन गया था। शुरुआत में ये था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और बाद में ये MG नरेगा बन गया। महात्मा गांधी जी का नाम पहले जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब किया गया? 2009 में। ये नोमेनक्लेचर में जो चेंज हुआ है वो 2009 में किया गया है ये। तो आपको पता होगा कि MG नरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है रूरल एरियाज में टू एवरी रूरल हाउस होल्ड्स हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो मेन एम है नरेगा का कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इन्हांस करना, जो ड्यूरेबल एसेट्स है रूरल एरियाज़ में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार लाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना ताकि उनके जीवन स्तर सुधर सके, उनको इनकम सिक्योरिटी मिल सके। इसलिए भारत सरकार के द्वारा इसे लाया गया था। गांव में रोड हो गया, कैनाल्स हो गया, पॉन्ड हो गया, कुएं हो गए, इन सबों का निर्माण किया जाता है और ये एक तरह से लीगल राइट है एम्प्लॉयमेंट का। अगर सरकार नाकाम हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का भी प्रोविज़न है इसमें। काम देने में अगर सरकार नाकाम हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है। ये एक डिमांड ड्राइवन स्कीम है, मतलब हाउस होल्ड्स काम की मांग कर सकते हैं सरकार से। महिलाओं को काम में प्राथमिकता दी जाती है इसमें, तो एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम करता है ये स्कीम। 1/3 जो बेनिफिशरीज होती हैं वो महिलाएं रहती है इसमें। तो मनरेगा एक तरह से 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। इन ए रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा है, इसका आंसर है 50%। तो रीजनल रूरल बैंक जो है अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रीजनल लेवल पे ये काम करते हैं और इसकी जो ऑनरशिप है आपकी वो बटी होती है। भारत सरकार की भी ऑनरशिप होती है, एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है उसकी ऑनरशिप होती है और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है जिस राज्य में वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो रेशियो में बटा रहता है वो होता है 50, 35 एंड 15। तो उसकी जो ऑनरशिप होती है, भारत सरकार का जो हिस्सा होता है, जो शेयर होता है वो 50% का होता है। जो स्पॉन्सर करती है जो कंसर्न कमर्शियल बैंक, उसकी हिस्सेदारी 35% की होती है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% की होती है। आपको पता होगा कि इसकी स्थापना पहली बार 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की गई थी। शुरुआत में 5 RRB सेट किए गए थे
अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम आरआरबी कौन था हमारे देश का, तो वो था प्रथम बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद यूपी में स्थित था। तो शुरुआत में 2 अक्टूबर 1975 में 5 आरआरबीज की स्थापना की गई थी देश में। तो आप समझ गए, इसकी ऑनरशिप बटी हुई होती है। भारत सरकार की ऑनरशिप में 50% की होती है, 35% कंसर्न स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है। जो भी कंसर्न कमर्शियल बैंक इसे स्पॉन्सर करती है उसकी हिस्सेदारी 35% की होती है, और राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें 15% की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी के। और दादा भाई नेहरू जी को आप जानते हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इसने पहली बार इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का मापन किया था 1868 में, और जो पर कैपिटा इनकम इन्होंने बताया था इन 1868, 1867, 68 में, वो था 20 रुपया, 20 रुपी पर कैपिटा इनकम इनके द्वारा कैलकुलेट किया गया था 1868 में। और जो नेशनल इनकम बताया था उस समय का वो था 340 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन द ईयर। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर है 1975। 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम की शुरुआत 1975 में की गई थी, और इसका रिस्ट्रक्चरिंग भी हुआ है 1982 में, 1986 में। मेन एम था इसका कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का कैसे इम्प्रूव किया जा सके, खासकर उन लोगों का जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और लोगों के जीवन स्तर को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लाने का विचार था इसमें। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हो गई, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो जो भी लोगों के जीवन स्तर से जुड़ा हुआ मुद्दा था उन पे फोकस करके लोगों को जीवन स्तर को सुधारने का काम इस 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम में बताया गया था। तो जो करंट का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है वो हुआ है 2006 में, जिसके तहत 20 पॉइंट्स कवर किए जाते हैं, और जो टोटल आइटम्स है वो है 65। इसमें 20 पॉइंट्स है, और जो टोटल आइटम्स है इसके तहत वो है 65 आइटम्स। और इस प्रोग्राम को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को। वही रिस्पॉन्सिबल है इन 65 आइटम्स को मॉनिटर करने के लिए। तो इसके तहत मेन फोकस होता है कि उन स्कीम्स को लाया जाए जिससे लोगों के जो सामाजिक आर्थिक पहलू हैं उन पर सुधार हो सके, जैसे किसानों के कल्याण के लिए योजना लाना, लेबर वेलफेयर के लिए काम करना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में इम्प्रूवमेंट लाना, महिलाओं के विकास में के लिए काम करना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ और ओबीसीज़ के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाना, स्लम्स में इम्प्रूवमेंट करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसी सारे आइटम्स को कवर किया जाता है 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम में। तो इसमें 20 पॉइंट्स होते हैं और ये 65 आइटम्स में बटे हुए हैं, और जिनको मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 8, इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट मर्ज विद द जनरल बजट इन इंडिया? भारत में रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष मिला दिया गया था? इसका आंसर है 2017 में। इससे पहले आपको पता है कि रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश, डिपॉजिट्स बाय एनआरआई, अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा, एडीआर जेडीआर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सारे सही है। इस कैपिटल अकाउंट के तहत एफडीआई भी आता है, एफआईआईज भी कवर होते हैं, डिपॉजिट्स बाय एनआरआई भी कवर किया जाता है, और एडीआर जीडीआर भी कवर होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत आपने पढ़ा होगा कि करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इंटरनेशनल ट्रांसफर्स ऑफ कैपिटल बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड दोज इन अनदर कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। द कमिटी विच रिकमेंडेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स इन इंडिया वाज? भारत में कृषि जोत पर कर की सिफारिश करने वाली समिति कौन थी? इसका आंसर होगा राज कमेटी।
तो भारत सरकार ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम नाम था इसका, जिसके चेयरमैनशिप के रूप में डॉक्टर के.एन. राज साहब काम कर रहे थे। और इन्हीं के द्वारा बोला गया कि जो एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स है उन पे टैक्स लगना चाहिए। इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट अक्टूबर 1972 में सबमिट किए थे और डॉक्टर के.एन. राज साहब के द्वारा ही बोला गया था कि एग्रीकल्चर के जो होल्डिंग्स हैं, जो जोत हैं, उन पे टैक्स लगाना जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेंसस इन द कंट्री वाज कंडक्टेड विद द रेफरेंस ईयर। देश में पहली बार कृषि जनगणना किस संदर्भ वर्ष के साथ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1970-71। तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चरल सेंसस हर एक 5 सालों के अंतराल पे करवाया जाता है और इसका जो रेफरेंस पीरियड रहता है वो जुलाई टू जून रहता है। और पहला जो सेंसस करवाया गया था एग्रीकल्चरल सेंसस, वो 1970-71 के रेफरेंस ईयर को मान के करवाया गया था। और ये जो एग्रीकल्चरल सेंसस है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जो भारत सरकार की इकाई है, उसके द्वारा ये एग्रीकल्चरल सेंसस करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनियन बजट ऑफ। प्रभावी राजस्व घाटों की अवधारणा का प्रयोग पहली बार किस वर्ष के केंद्रीय बजट में किया गया? तो इसका आंसर है 2011-12। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है, इसे कैसे निकाला जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को लाया गया था क्योंकि बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके जो क्वालिटी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, और सरकार रियल मायने में कितना कंज्यूमर स्पेंडिंग कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको समझा जा सके। मान लीजिए सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट है $100 बिलियन और सरकार $20 बिलियन ग्रांट्स के रूप में देती है फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो इसकी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रह जाएगी मात्र $80 बिलियन। तो इसको 2011-12 में लाया गया था पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। विच अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स विद द चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द बिजनेस साइकिल? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑप्शन डी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो व्यापार चक्र में जब परिवर्तन होता है, आपको पता होगा कि व्यापार चक्र में जब परिवर्तन होता है, कभी बूम होता है इकोनॉमी में, कभी रिसेशन आता है, तो तो जब स्लो डाउन होता है तो उस समय वर्कर्स की डिमांड आपको पता है कि कम हो जाती है। तो उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर होता है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसा कि मोस्टली रिसेशन के समय आप देखते हैं, जब स्लो डाउन होता है अर्थव्यवस्था में तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो आर्थिक गतिविधि में जो परिवर्तन होती है और जो व्यापार साइकिल में जो चेंजेस होता है, उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर होता है उसको हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को किन किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, तो आईपीआर 1956 ने इंडस्ट्रीज का 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। शेड्यूल ए इंडस्ट्री, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में से पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को शामिल किया जाता था, शेड्यूल बी में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रह सकती थी, और शेड्यूल सी प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व था। तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री शामिल थी, जिसमें से पब्लिक सेक्टर काम कर सकती थी, जैसे एटॉमिक एनर्जी, एम्यूनिशन, आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी। और मिक्स सेक्टर जो था शेड्यूल बी का था, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलजुल के काम कर सकती थी, लेकिन जो फोकस रहता था वो प्राइमरी पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे ज़्यादा दिया जाता था। लीड रोल जो निभाया जाता था वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज
के द्वारा ही निभाया जाता था। सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर कंपनियां रह सकती थी। तो इसके तहत 12 इंडस्ट्रीज आती थी और बाकी रेस्ट जो था शेड्यूल सी, वो बाकी जो इनके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ थी वो शेड्यूल सी में आ सकती थी, इस्टेब्लिश हो सकती थी, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन था। तो आप समझ गए कि औद्योगिक संकल्प नीति 1956 ने औद्योगिकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 2001-2002, ऑप्शन बी 2007-2008, ऑप्शन डी 2004-2005, ऑप्शन डी 2010-2011। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2007-08। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका जो मकसद है देश में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और इस योजना के तहत वीट, चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और कॉमर्शियल क्रॉप्स, वाणिज्यिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखा जाए। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीरीज? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? आईआईपी का आधार वर्ष पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए 2011-12, ऑप्शन बी 2006-7, ऑप्शन सी 2008-9, ऑप्शन डी 2004-5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2011-12। पहली बार आईआईपी का जो पब्लिकेशन हुआ था 1950 में किया गया था, और इसके बाद इसके बेस ईयर में लगातार इसमें रिवीजन हुआ है, और जो करंट बेस ईयर है आईआईपी का वो है 2011-12। और आईआईपी का जो प्रकाशन किया जाता है वो सीएसओ को द्वारा किया जाता है, और मंथली लेवल पे ये पब्लिश होता है ये डाटा। और ये बेसिकली ग्रोथ रेट बताता है अलग अलग इंडस्ट्री ग्रुप्स का जो भी अर्थव्यवस्था में काम कर रही है इन ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट को मापने के लिए आईआईपी का प्रकाशन किया जाता है सीएसओ द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म्ड रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन ऑन? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 5 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 31 जनवरी 2015। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग का गठन जो किया गया था एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा किया गया था, इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना ही संवैधानिक बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये बेसिकली थिंक टैंक है भारत सरकार की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। प्रश्न संख्या 18, द फंक्शंस ऑफ द लीड बैंक आर परफॉर्म बाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एनी बैंक, ऑप्शन डी ए बैंक डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस। अग्रणी बैंक के कार्य निम्नलिखित द्वारा निष्पादित किए जाते हैं? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, कोई भी बैंक, या इस उद्देश्य के लिए नामित एक बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ए बैंक डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए नामित एक बैंक। तो लीड बैंक योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में की गई थी। गडगिल स्टडी ग्रुप, गडगिल अध्ययन समूह और बैंकर्स समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के सभी जिलों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच बांटा गया था। लीड बैंक बेसिकली एक लीडर के रूप में काम करता है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को डेजिग्नेट कर दिया जाता है इस पर्पस के लिए, ताकि जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उस जिले के, उनके साथ सामंजस्य बैठा के ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जा सके। जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, क्रेडिट फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज़ और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, इसलिए जो गरीब लोगों का है उनका कल्याण हो सके, इसलिए लीड बैंक स्कीम लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1969 में। तो एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और वही डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स बनाता है और वही मॉनिटर करता है इस लीड बैंक स्कीम को अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसका क्रियान्वयन। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान बनता है, और एलडीएम साहब जो होते हैं वो इसका मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसको गडगिल स्टडी ग्रुप के द्वारा इस योजना की सिफारिश की गई थी, और बैंकर्स कमेटी, जिसको नरीमन कमेटी भी कहा जाता है, उसके द्वारा इस योजना की सिफारिश की गई थी, और जिसको 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बेसिक जानकारियाँ थी जो आपको जाननी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19,
If the rupee per US dollar exchange rate changes from rupees 60 to rupees 65 in a time period by the market forces, it implies devaluation of rupee, appreciation of rupee, no change in exchange rate. ऑप्शन डी डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। यदि बाजार की ताकतों द्वारा एक समय अवधि में रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर विनिमय दर 60 रुपये से 65 रुपये तक बदल जाती है तो इसका मतलब है रुपये का अवमूल्यन, रुपये की मूल्य वृद्धि, विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं, या रुपये का अवमूल्यन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो इसका तो आंसर डिप्रिसिएशन ही होगा, डिवैल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है जब एक गवर्नमेंट अपनी करेंसी को लोअर करती है दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में, तो उसको हम डेवल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के द्वारा करेंसी नीचे जा रही है तो ये डिप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन तो होगा नहीं। अगर उल्टा होता 65 से 60 हो जाता तो आपका एप्रिसिएशन होता, और ऑप्शन सी तो ऑटोमेटिक ऐसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि मूवमेंट है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग का प्रश्न ये। आपको आईसीसीआई, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सिडबी का फाउंडिंग ईयर आपको मैच करना है। तो आपको पता होगा कि सिडबी का जो फाउंडिंग ईयर था वो 1990 था, आईसीसीआई का आईसीआईसीआई 1955, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1948, और जो बच गया आईडीबीआई वो होगा 1964। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द, किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में मानव गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1997 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था, और बाद में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी डिप्राइवेशन मापता था लोगों का। इसमें भी 3 इंडिकेटर्स थे, एक इनकम, एडुकेशन और हेल्थ कंपोनेंट था इसमें भी। बाद में 2010 में जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया तो उसने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड इन इंडिया, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, कॉमर्शियल बैंक्स और सेबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। ट्रेजरी बिल बेसिकली मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और ये डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको इशू करवाया जाता है भारत सरकार के द्वारा थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 3 टेन्यूर में ये प्रेजेंटली इशू हो रहा है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ट्रेजरी बिल बेसिकली जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती है, और दे आर इशूड एट ए डिस्काउंट प्राइस। मान लीजिए 100 रुपये का कोई ट्रेजरी बिल है तो वो 98 रुपये में ही इशू होगा, और जो मैच्योरिटी के समय आप 100 रुपये रिडीम कर सकते हैं। जो फेस वैल्यू होती है उस पर रिडीम हो जाता है आफ्टर मैच्योरिटी, एंड दे आर इशूड एट ए डिस्काउंट प्राइस। तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। 3 टेन्यूर्स में इशू हो रहा है अभी प्रेजेंटली, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2008-9, ऑप्शन बी 2009-10, ऑप्शन सी 2010-11 एंड ऑप्शन डी 2011-12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2011-12। एज ए सम स्कीम, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सब स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया था इसको 2011-12 में। तो इसका मेन एम यही था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, खासकर जो रेनफेड एरियाज़ है कंट्रीज़ के। रेनफेड एरियाज से आप समझते हैं कि वो एरियाज जो कि बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं रेनफॉल पे इरिगेशन के लिए, तो उन क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्पेशल फोकस स्कीम चलाई जाने लगी 2011-12 से भारत सरकार द्वारा, एज ए सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विथ, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये इसका आंसर है जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता है कि राउरकेला स्टील प्लांट सेकेंड 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश किया गया था। भिलाई और
गोरखपुर का जो स्टील प्लांट सेटअप हुआ था वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय ही सेटअप किया गया था। और राउरकेला प्लांट जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसकी स्थापना 3 फरवरी 1959 को की गई थी। वेस्ट जर्मनी के इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस ने इसको इस्टेब्लिश करने के लिए मदद दिया था। तो इसी के साथ ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या ग्रुप में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना चाहिए, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूँगा। बाकी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स, जो वैकेंसीज आती है, उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता हूँ, तो उन वीडियोस का अपडेट पाने के लिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो करें। बाकी मैं जनरल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपने चैनल पे करवाऊँगा ही, साथ साथ NCERT का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा। फिर आपका बिहार करंट अफेयर्स भी अपने चैनल पे लेके आता हूँ। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ, उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।